Dear students, hello and welcome to Mr. KS classes. My name is Kashmir Singh. In this video, we are going to start chapter 1 of class 8 science from NCERT book. I will explain your chapter in both English and Hindi languages. The name of the chapter is crop production and management. So students, let's start now. Crop production and management. Paheli and Bujho went to their uncle's house during the summer vacation. पहेली और बूझो अपने अंकल के घर जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में. पहेली कौन है? ये जो रेड बॉक्स में पिक्चर है, शी इज पहेली. और बूझो कौन है? ये जो दूसरा पिक्चर है रेड बॉक्स में, ही इज बूझो. ये दोनों अपने अंकल के घर जाते हैं. देयर अंकल इज अ फार्मर. उनके अंकल एक किसान है. वन डे दे सा सम टूल्स. एक दिन वो कुछ टूल्स देखते हैं. टूल्स होते हैं औजार, लाइक खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लो एटसेट्रा इन द फील्ड. खेत में इस तरह के वो औजार देखते हैं. खुरपी, सिकल होती है दरांती, शॉवेल होता है बेलचा, प्लो होता है हल. तो स्टूडेंट्स चलिए हम भी देखते हैं. और इन औजारों को, इन टूल्स को देखने के लिए we have to go on yellow board. Let's go on yellow board. Students, this is khurpi, this is sickle, shovel and plow. तो हमने देखे टूल्स जो खेत में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको बूझो और पहेली ने देखा था. अब इनको देखने के बाद बूझो कुछ सोचता है. I want to know where and how we use these tools. कि ये कहता है कि मैं जानना चाहता हूं कि इन टूल्स का यूज कहां पर और कैसे किया जाता है. चलिए इस क्वेश्चन के साथ साथ हमें भी जानने का मौका मिलेगा कि इनका यूज कहाँ पे किया जाता है. लेट्स गो वंस अगेन ऑन येलो बोर्ड. तो देखते हैं खुरपी का यूज. खुरपी इज यूज टू लूजन द सॉइल. सॉइल को, मिट्टी को लूजन करने के लिए. हार्ड अगर मिट्टी हो जाती है किसी पौधे के आसपास तो उसको लूज करने के लिए. बाय डिगिंग द सॉइल विद हैंड्स. हाथ से मिट्टी को खोद करके उसको लूज करने के लिए. सिकल, ये होती है सिकल जिसको दरांती कहा जाता है हिंदी में. सिकल इज यूज्ड फॉर कटिंग द ग्रास. घास काटने के लिए. और या फिर हार्वेस्टिंग कटिंग क्रॉप्स मैन्युअली. हार्वेस्टिंग होता है कटाई करना, फसल की कटाई करना. मैन्युअली होता है हाथ से. तो हाथों से फसल की कटाई करने के लिए भी सिकल का यूज किया जा सकता है. एंड दिस इज शॉवेल. शॉवेल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग और डिगिंग द सॉइल. रिमूविंग होता है हटाना, मिट्टी को हटाने के लिए. आप देख सकते हैं लेबर जो है ये मिट्टी को शॉवेल की हेल्प से हटा रही है. और यहाँ पर ये मिट्टी को खोदने के लिए शॉवेल का यूज कर रहा है. थोड़ा बहुत खुदाई शॉवेल की हेल्प से की जा सकती है. इट इज द यूज ऑफ प्लो नाउ. प्लो इज यूज्ड फॉर टिलिंग द सॉइल. मिट्टी की टिलिंग करने के लिए. टिलिंग होता है जुताई करना. रिमूविंग द वीड्स. और जब टिलिंग करते हैं मिट्टी की तो उसमें अगर आसपास में कोई अनावश्यक पौधे, अनवांटेड प्लांट्स अगर हो जाते हैं, उनको वीड्स कहा जाता है. उनको रिमूव करने के लिए भी विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की हेल्प से इसको यूज किया जाता है. उन एनिमल्स में बुल्स जिसको कहते हैं बैल, हॉर्सेस घोड़े, एंड कैमल या फिर ऊंटों का भी यूज किया जा सकता है, जैसी सुविधा हो उसके अनुसार. तो स्टूडेंट्स हमने जाना कि इन टूल्स का यूज कहां पर और कैसे किया जाता है. अब यहाँ पर हमारे लिए एक क्वेश्चन बन जाता है. जो वर्ड्स आपको हाईलाइट हुए मिले हुए हैं, इनसे ही क्वेश्चन बनता है और ये हाईलाइट वर्ड्स उसका आंसर बनेगा. चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है. वी हैव टू गो ऑन ग्रीन बोर्ड नाउ. दिस इज ग्रीन बोर्ड एंड द क्वेश्चन नंबर 1. नेम सम टूल्स. कुछ टूल्स के नाम बताइए. दैट आर यूज्ड बाय फार्मर्स. जिनको किसान यूज कर सकते हैं इन द फील्ड, खेतों में. आंसर इज खुरपी, सिकल, शॉवेल एंड प्लो. तो स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चंस मैं साथ के साथ समझाऊंगा, आप सबको सुझाव दूंगा कि इन क्वेश्चंस को साथ के साथ राइट करें और लर्न करें. आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. यू हैव लर्नड. आप पहले से ही सीखे हुए हैं दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. कि जितने भी जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी को भोजन की जरूरत है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स. पौधे जो हैं वो तो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं. कैन यू रिकॉल. क्या आप याद कर सकते हैं. हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड. कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए.
दिस इज द क्वेश्चन, हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हरे पौधे अपना भोजन कैसे बना सकते हैं, स्वयं कैसे निर्माण करते हैं। आप पिछली क्लास में इसको पढ़ के आ चुके हैं, और अगर आपको याद है तो मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज करते हैं अपने फूड को एक प्रोसेस के साथ, और उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। नाउ लेट्स चेक द क्वेश्चन एंड आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। आंसर इज, green plants synthesize their own food by the process of photosynthesis. Okay students, animals including humans, animals जानवर होते हैं, including humans और उनके साथ साथ में अगर मनुष्य भी हो, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपना भोजन नहीं बना सकते। मतलब हुआ कि मनुष्य और जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते जैसे कि ग्रीन प्लांट्स बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में तो ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, उसकी हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं। बट एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग्स में ये क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता। सो यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन हमारे लिए रेडी है जो कि यहाँ से बनेगा, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। कैन एनिमल्स एंड ह्यूमंस मेक देयर ओन फूड, क्या मनुष्य और एनिमल्स अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? आंसर क्या होना चाहिए? नो, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। मनुष्य और जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, तो फिर कहाँ से एनिमल्स अपना भोजन प्राप्त करते हैं अगर वो स्वयं बना नहीं सकते हैं? तो स्टूडेंट्स हमें हर पॉइंट पे ध्यान रखना होगा। जितना भी हम आगे पढ़ते चलेंगे हर जगह पर हमारे लिए कोई ना कोई क्वेश्चंस बनते चले जाते हैं, और वही क्वेश्चन अगर हम साथ के साथ ध्यान रखेंगे तो हमें चैप्टर को समझने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन एक और बनता है, वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। एनिमल्स जो हैं वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? अब इसके साथ में हम क्वेश्चन को जोड़ सकते हैं। एनिमल्स यहाँ पे पीछे दिया है एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तो ये हम जोड़ सकते हैं। एनिमल्स और ह्यूमंस अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस गेट देयर फूड फ्रॉम। एनिमल्स और मनुष्य अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर हम अभी नहीं बता रहे क्योंकि वो पैरा हमने अभी नहीं पढ़ा है, पहले उसको पढ़ेंगे और उसके साथ में फिर इसके आंसर को हम समझेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। फिर से नोट करिएगा, एक क्वेश्चन और बन रहा है। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड, हमें भोजन क्यों खाना पड़ता है, क्या जरूरत है हमें भोजन खाने की। दिस इज द क्वेश्चन, और इसका आंसर भी हमें इस पैरे में मिलेगा। हम इस पैरे को पढ़ते हैं। यू ऑलरेडी नो, तुम पहले ही जानते हो, दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। मतलब कि जो एनर्जी हमें फूड से मिलती है खाने के बाद वो यूटिलाइज हो जाती है, उसको जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूटिलाइज कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। किस लिए यूज करते हैं? कैरिंग आउट होता है चलाए रखने के लिए। बॉडी फंक्शंस, जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं, काम होते हैं बॉडी के, उनको चलाए रखने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और उस एनर्जी को यूज कर लेते हैं हम। कौन से फंक्शंस चलाए रखने के लिए? सच एज डाइजेशन, डाइजेशन होता है भोजन का पचाना, रेस्पिरेशन सांस लेने की पूरी प्रक्रिया होती है, एंड एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन होता है भोजन खाने के बाद जब डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है और वो एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाता है तो उसको बॉडी से रिमूव करना, निकालना। तो स्टूडेंट्स चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड, हमें भोजन क्यों करना पड़ता है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड, हमें भोजन क्यों करना पड़ता है, क्या जरूरत है भोजन करने की। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, हमें भोजन से एनर्जी मिलती है। टू कैरी आउट वेरियस बॉडी फंक्शंस, बॉडी के फंक्शंस करने के लिए, काम करने के लिए, सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जैसे काम करने के लिए बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है जो कि फूड से मिलती है, इसलिए फूड खाना पड़ता है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, हमें भोजन जो मिलता है
वो प्लांट्स से भी मिलता है, एनिमल्स से भी मिलता है, और बोथ दोनों का भी भोजन के रूप में यूज किया जा सकता है। प्लांट्स से कैसे मिलता है? हम प्लांट्स के पार्ट्स को खाते हैं, अनाज खाते हैं, प्लांट से मिलने वाले सीरियल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं। एनिमल्स में एनिमल्स प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ओके, एंड एनिमल बॉडी पार्ट्स हैं, मीट है, एग्स हैं, बोथ हैं, दोनों का भी फूड के रूप में यूज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। एनिमल्स अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं, और एनिमल्स के साथ में ह्यूमंस को भी लिया जा सकता है कि मनुष्य और जानवर अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर होगा ये, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। लेट्स गो ऑन ग्रीन बोर्ड। इट वाज क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस गेट देयर फूड फ्रॉम। मनुष्य और साथ में जानवर भोजन अपना कहाँ से प्राप्त करते हैं? Animals including humans get their food from plants or animals or both. Okay students, चलिए आगे बढ़ते हैं। बूझो, अब बूझो की बारी है। बूझो कुछ ना कुछ जरूर कहेगा। Since we all need food, जबकि हम सबको भोजन की जरूरत है, how can we provide food to a large number of people in our country? अपने देश में लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं, बहुत सारे लोग हैं, इनको हम फूड कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि भोजन की जरूरत तो सभी को है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन क्या बन जाता है? हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें आगे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, हम पहेली की तरफ चलते हैं। पहेली क्या कहती है? फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। भोजन को लार्ज स्केल पर, बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करना पड़ता है, पैदा करना पड़ता है। कैसे पैदा करते हैं? फसलें उगा के पैदा करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड, इन ऑर्डर टू के लिए, फूड प्रोवाइड करने के लिए, भोजन उपलब्ध करवाने के लिए, फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? यहाँ पर 3 बातें आएंगी। रेगुलर प्रोडक्शन, लगातार फसलें पैदा करना, प्रॉपर मैनेजमेंट, सही तरीके से उसका प्रबंधन करना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी, और जो प्रबंधन किया है, पैदा करी है फसलें, उसके उत्पाद को लोगों तक पहुंचाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये 3 बातें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर से हमारे जो क्वेश्चन है, जो बूझो ने हमसे पूछा था, और जो ये आंसर है, हम इसमें ग्रीन बोर्ड पर चलकर देखते हैं। इट इज क्वेश्चन नंबर 6, How can we provide food to a large number of people in our country? हमारे देश में इतने ज्यादा लोगों को भोजन कैसे उपलब्ध करवाया जा सकता है? We can provide food to a large population. इतनी बड़ी जनसंख्या को हम भोजन उपलब्ध करवा सकते हैं by regular production, लगातार फसलें पैदा करके, proper management, उसका सही तरीके से प्रबंधन करके, and distribution of food, और उस भोजन को लोगों तक वितरित करके, पहुंचा करके, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके। आगे चलते हैं हम। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BC, 10,000 ईसा पूर्व तक या उससे पहले तक, पीपल वर नोमैडिक, लोग जो थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब होता है खाना बदोश। खाना बदोश लोग वो होते हैं जो सिर्फ भोजन और आश्रय की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। उनका उद्देश्य होता है भोजन मिले, चाहे शिकार करके मिले या कुछ भी खाने को मिले, और आराम करने के लिए उनको आश्रय या शेल्टर मिले। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स, वो इकट्ठे होकर के वॉन्डरिंग करते रहते थे, भटकते रहते थे, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यहाँ से वहाँ, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, भोजन और शेल्टर की तलाश में। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड, और उन्होंने भोजन के लिए जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया था। लेटर, यानी उसके बाद, जब काफी समय बीत गया, काफी समय बीतने के बाद, दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। समय बीतने के साथ साथ उन्होंने जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया, और चावल, गेहूं या दूसरी खाने लायक फसलें, खाद्य फसलें जो होती है, उनको उपजाना वो सीख गए। Thus was born agriculture, और इस तरीके से कृषि का जन्म हुआ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर
2 क्वेश्चन हमारे बनेंगे, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय नोमैडिक? खानाबदोश लोगों से आपका क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है, क्या समझते हो? पीपल हु वर वॉन्डर्ड इन ग्रुप्स, जो लोग समूहों में घूमते रहा करते थे। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, भोजन और आश्रय की तलाश में। आर कॉल्ड नोमैडिक, उनको नोमैडिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड नोमैड्स ईट? नोमैड्स वही खानाबदोश, वो क्या खाते थे? दे एट रॉ फ्रूट्स, वो खाते थे कच्चे फल एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और उन्होंने भोजन के लिए एनिमल्स का शिकार करना शुरू कर दिया था। दिस वॉज द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वर नोमैड्स ईट। ओके, आगे बढ़ते हैं। वन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, जब एक ही प्रकार के प्लांट्स आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड, बोए जाएं, उनकी खेती करी जाए। एट वन प्लेस, एक ही जगह पर। ऑन अ लार्ज स्केल, और बहुत ज्यादा मात्रा में वो पौधे बोए जाएं। इट इज कॉल्ड क्रॉप, इसको फसल कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये लाइन याद रखने योग्य है। इसमें क्वेश्चन बनेगा हमारा, व्हाट इज क्रॉप? जब बहुत सारे पौधे एक ही जगह पर एक ही प्रकार के बहुत ज्यादा संख्या में बोए जाएं, तो उसको फसल कहा जाता है। लेट्स सी द क्वेश्चन। इट इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज अ क्रॉप? सेम काइंड ऑफ प्लांट्स grown and cultivated at a place on a large scale is called a crop, इसको क्रॉप कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो पैरा हमने अभी पढ़ा नहीं है, उसमें से बना हुआ है, पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपको शो करता हूं। क्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। इसका मतलब ये हुआ कि गेहूं की फसल उसे कहा जा सकता है कि जब सारे ही पौधे उस खेत में गेहूं के हों। ओके स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी नो, आप पहले ही जानते हैं, दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फसलें जो होती है ना वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। कैसे अलग अलग प्रकार की होती हैं? ऐसे होती हैं, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सीरियल्स अनाज वाली फसलें, अन्न वाली फसलें, वेजिटेबल्स सब्जियां, एंड फ्रूट्स फल। These can be classified on the basis of season in which they grow, और इनको दूसरे तरीके से भी क्लासीफाई किया जा सकता है। किस बेस पे? सीजन के बेस पे, कि कौन से सीजन में ये उगाई जाती हैं, उस तरीके से भी क्रॉप्स को क्लासीफाई किया जा सकता है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गिव एग्जांपल्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। 3 प्रकार की फसलों के एग्जांपल दीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट, उस बेस पे के उस फसल से कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलता है, उस बेस पे। तो आंसर है सीरियल्स अनाज वाली फसलें, वेजिटेबल्स सब्जियों वाली फसलें, एंड फ्रूट्स और फलों वाली फसलें। These can be classified on the basis of season in which they grow। तो ये जो फसलें होती हैं सीजन के बेस पे भी इनको क्लासीफाई किया जा सकता है। सीजन के बेस पे कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है? नॉर्मली स्टूडेंट्स आप जानते हैं, कुछ फसलें होती हैं जिनको गर्मियों के मौसम में बोया जाता है, जिनको खरीफ की फसलें कहा जाता है, और कुछ होती हैं जिनको सर्दियों के मौसम में बोया जाता है, जिनको रबी की फसलें कहा जाता है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम यहीं से एक क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ कैन क्रॉप्स बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। सीजन के बेस पे कि किस सीजन में फसलें बोई जाती हैं, उसके बेस पे फसलों को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। आंसर, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन क्रॉप्स कैन बी क्लासीफाइड ब्रॉडली इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप्स की हैं, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। इन क्रॉप्स के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन आगे मिलेगी, आगे पहले ये पढ़ते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, भारत जो है बहुत बड़ा देश है। The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall, जो जलवायु की परिस्थितियां हैं इंडिया में, जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है एंड रेनफॉल है, वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, वो एक रीजन से, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में अलग अलग होती हैं, वेरी करती हैं, बदलती रहती हैं। अकॉर्डिंगली, इसी के अनुसार,
देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसी वजह से यहाँ पर रिच वैरायटी के बहुत अधिक प्रकार की फसलें, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इस विविधता के बावजूद, इतने बड़े अंतर के बावजूद, द टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, दो मुख्य पैटर्न हैं जिनको हम पहचान सकते हैं फसलों के। दीज आर खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में थोड़ा सा, अभी फुल डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा एक क्वेश्चन बनता है जो कि पीछे वाले पेज से शुरू हुआ था। पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा हमारा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वाला। ये है क्या? ये क्लाइमेटिक कंडीशंस है इंडिया की, और ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में ही पहले बना दिया था। दिस इज द क्वेश्चन, नेम 3 क्लाइमेटिक कंडीशंस। मौसम की, जलवायु की 3 अवस्थाएं आपने बतानी है। इट इज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो ये 3 होती है। ये क्लाइमेटिक कंडीशंस होती क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशंस वो कंडीशंस हैं जिससे किसी एरिया के मौसम में, क्लाइमेट में चेंज आ जाता है। और स्टूडेंट्स, ये आपने 7th क्लास में अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो ये वहां से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा यहां से कि इंडिया में रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स किस वजह से होती है। एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 12, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग जगहों पर बहुत प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। गिव रीजन, इसका क्या कारण है? इतनी अलग अलग प्रकार की फसलें भारत में कैसे उगाई जाती हैं? इसका कोई कारण है जरूर। क्या कारण है? इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, भारत एक बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो यहाँ की जलवायु की कंडीशंस हैं, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ये जो 3 कंडीशंस हैं, वेरी, ये बदलती रहती हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर ये अलग अलग हैं। कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं पर टेम्परेचर कम है, कहीं पर ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता जिसको हम कह सकते हैं, हवा के अंदर नमी की मात्रा का होना, ओके। और कहीं पर रेनफॉल ज्यादा है, कहीं पर रेनफॉल बहुत ही कम है। अकॉर्डिंगली, इसी के अनुसार, देयर a rich variety of crops are grown in different parts of our country, हमारे देश में इसी वजह से बहुत प्रकार की फसलें अलग अलग जगह पर बोई जाती हैं। Now on the next page, despite this diversity, इस विविधता के बावजूद, 2 broad cropping patterns can be identified, 2 मुख्य रूप से फसल उत्पादन करने के पैटर्न हैं जिनको हम पहचान सकते हैं। खरीफ क्रॉप्स हो गई हैं, रबी क्रॉप्स हो गई। अब हम इनको बड़े ध्यान से समझते हैं। और ध्यान रखें स्टूडेंट्स, यहाँ से हर साल एग्जाम में 2-3 क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं। पहला तो क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए, खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं। अगला बनता है रबी क्रॉप्स क्या होती है। खरीफ क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल दीजिए, रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल दीजिए। खरीफ क्रॉप्स के किस महीने में बोई जा सकती हैं, रबी क्रॉप्स किस महीने में बोई जा सकती हैं। तो चलिए, खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन होता है बोया जाना, इन रेनी सीजन, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ये बन जाता है खरीफ क्रॉप्स का आंसर। जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, रेनी सीजन में बोई जाती हैं, उनको खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, और भारत में जो वर्षा ऋतु है वो जून से सितंबर तक है, ओके। पैडी होता है जीरे की फसल, धान की फसल या चावल की फसल। मैज, मक्का कहा जाता है इसको। सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली होती है। कॉटन, कपास होती है, एटसेट्रा, खरीफ क्रॉप्स। ये जो फसलें हैं ये खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। तो अगर आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है गिव एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, तो आंसर हो पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ये खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए हम इन क्रॉप्स की इमेजेस को देखते हैं। पैडी क्रॉप, ये खरीफ क्रॉप की है, जीरे की फसल जिसको कहा जाता है। मैज क्रॉप, ये कच्ची फसल है और ये पकी फसल है। मैज, मक्का की फसल। सोयाबीन क्रॉप, ये भी खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप में ग्राउंडनट, मूंगफली जिसको कहा जाता है, एंड कॉटन, कपास की फसल। ओके स्टूडेंट्स, हमने खरीफ क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल्स देखे। अब चलिए हम इनके क्वेश्चंस को देखने के लिए चलते हैं ग्रीन बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स।
गिव सम एग्जांपल्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, एग्जांपल दीजिए। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। फ्रॉम जून टू सितंबर, याद रखिएगा जून टू सितंबर, जो जून से सितंबर के महीनों में वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, इनको खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पैडी, मैज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, जिनकी इमेजेस हमने अभी अभी देखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर रबी क्रॉप्स, गिव सम एग्जांपल्स। ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, चलिए हम इसको पढ़ते हैं। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो विंटर सीजन में सर्दियों के मौसम में शीत ऋतु में जो बोई जाती हैं, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, इनको रबी क्रॉप्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन इज व्हाट आर रबी क्रॉप्स एंड आंसर इज द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, और इनका जो उगने का समय है वो अक्टूबर से मार्च तक का है इंडिया में। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। एग्जाम्पल्स क्या है रबी क्रॉप्स के? व्हीट, जिसको गेहूं कहा जाता है, ग्राम चना होता है, पी मटर, मस्टर्ड सरसों एंड लिनसीड अलसी। तो इनकी इमेजेस हम देखते हैं। लेट्स गो ऑन येलो बोर्ड। यू कैन सी रबी क्रॉप व्हीट, गेहूं की फसल। रबी क्रॉप ग्राम, ये चने की फसल होती है। रबी क्रॉप पी मटर, मटर की फसल। रबी क्रॉप मस्टर्ड, ये अनराइपन मस्टर्ड है, कच्ची सरसों है अभी, और ये पकी हुई सरसों है राइपन मस्टर्ड, मैच्योर्ड मस्टर्ड। एंड दिस इज linseed, linseed mature crop and these are linseed seeds। तो स्टूडेंट्स हमने अभी इन क्रॉप्स की इमेजेस देखी, आगे देखते हैं ग्रीन बोर्ड पर इसके क्वेश्चंस और आंसर। लेट्स गो ऑन ग्रीन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर रबी क्रॉप्स, गिव सम एग्जांपल्स। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, कुछ एग्जांपल्स देने हैं। आंसर, द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, विंटर सीजन मैंने आपको पहले ही बताया है, शीत ऋतु होती है, सर्दियों का मौसम होता है। फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, जो अक्टूबर से मार्च में बोई जाती हैं, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, व्हीट गेहूं, ग्राम चना, पी मटर, मस्टर्ड सरसों एंड लिनसीड अलसी, जो इमेजेस मैंने अभी अभी आपको दिखाई हैं। आगे, बिसाइड्स दीज, इसके अलावा pulses and vegetables are grown during summer at many places। इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहां पर पल्सेस होती है, दालें, वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां, ये गर्मियों के मौसम में भी कहीं कहीं पर बोई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे 1.2 आर्टिकल बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अगर आपको वीडियो समझ आई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टर के एस।